Hello students, welcome back to the channel. Today we will discuss a very important chapter of class 12th economics, Indian economy 1950 to 1990. ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी. इस वन शॉट वीडियो में हम पूरा चैप्टर शॉर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे. इंडिपेंडेंस के बाद यानी 1950 से 1990 के बीच का पीरियड इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. इस टाइम इंडिया को पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर डेवलपमेंट जैसे सीरियस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था. इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान्ड डेवलपमेंट का अप्रोच अडॉप्ट किया, जिसमें इकोनॉमी को प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ग्रो करना था. इसी पीरियड को इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन पीरियड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आज की मॉडर्न इकोनॉमी का बेस तैयार हुआ था. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की. इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है इकोनॉमी में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन, यानी गुड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे और इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी. जनरली 3 टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं. पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें रिसोर्सेज की ओनरशिप प्राइवेट लोगों के पास होती है. दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं. इंडिया ने इन दोनों के बीच का रास्ता चूज किया और मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के एक्सट्रीम्स को अवॉइड करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ वेलफेयर को भी इंश्योर करती है. अब हम 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं, जो इंडियन इकोनॉमी का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है. इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग 1951 में अडॉप्ट की गई, जिसके लिए प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन किया गया. प्लानिंग कमीशन का मेन आइडिया ये था कि इकोनॉमी को प्लान्ड और सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप किया जाए, ना कि रैंडम ग्रोथ होने दी जाए. हर 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट कुछ फिक्स्ड टारगेट सेट करती थी, जैसे प्रोडक्शन बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना. इन 5 ईयर प्लान्स के कुछ कॉमन गोल्स थे. पहला गोल था इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी नेशनल इनकम और आउटपुट को बढ़ाना. दूसरा गोल था मॉडर्नाइजेशन, जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना इंक्लूड था. और तीसरा था सेल्फ रिलायंस, यानी ताकि इंडिया फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड ना रहे. और लास्ट था इक्विटी, यानी इनकम और अपॉर्चुनिटीज़ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि ग्रोथ का बेनिफिट सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रह जाए. अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था. ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन एग्रीकल्चर बहुत वीक और बैकवर्ड थी. फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, प्रोडक्टिविटी लो थी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ ऑलमोस्ट होता ही नहीं था. इन सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था जमींदारी सिस्टम का एबोलिशन, लैंड होल्डिंग्स पर सीलिंग लगाना और लैंड को फार्मर्स के फेवर में रीडिस्ट्रीब्यूट करना. ऑब्जेक्टिव्स ये था कि फार्मर को ऑनरशिप मिले और प्रोडक्शन बढ़ जाए. इसके बाद 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन फोकस था HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करना. इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, स्पेशली फूड ग्रेन्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ था. ग्रीन रेवोल्यूशन के मेजर गेन्स ये रहे कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ा और इंडिया फूड सेल्फ सफिशिएंट बन गया. लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे, जैसे सिर्फ कुछ ही रीजन्स जैसे पंजाब और हरियाणा को ज़्यादा बेनिफिट मिला, जिससे रीजनल इम्बैलेंस बढ़ गया. साथ ही एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स की वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई. इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को एक इम्पोर्टेंट लेकिन मिक्स्ड रिजल्ट वाली पॉलिसी माना जाता है. अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर की, जो इंडिया के प्लान्ड डेवलपमेंट का एक बहुत पिलर था. इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट का फोकस था देश की इंडस्ट्रियल बेस खुद डेवलप करे, ताकि हम फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंड ना रहें. सबसे पहला पब्लिक सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट ने हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ जैसे कि स्टील, आयरन, कोल, पावर, हैवी मशीनरीज पर ज़्यादा ध्यान दिया. इन इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना प्राइवेट सेक्टर के लिए रिस्की और कॉस्टली था, इसलिए गवर्नमेंट ने खुद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. ये इंडस्ट्रीज़ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थी. दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को मेनली कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ दी गई, जैसे टेक्सटाइल, सोप, शुगर,
शूज़ और डेली यूज़ प्रोडक्ट्स। इससे लोगों की बेसिक नीड्स पूरी होती रही और मार्केट में कंपटीशन भी बना रहा। इस पूरी इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी के बेस था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1956। इस पॉलिसी ने क्लियरली डिफाइन किया कि कौन सी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में होंगी और कौन सी प्राइवेट सेक्टर में, और कौन सी दोनों मिलाकर चलाएंगे। इसी वजह से IPR 1956 को इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बैकबोन कहा जाता है। साथ ही गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट भी किया। SSI का मेन एम था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लोकल स्किल्स का यूज़ करना और इंडस्ट्रीज को सिर्फ बिग सिटीज़ तक लिमिट ना रखकर रीजनल बैलेंस क्रिएट करना। रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में SSI ने डेवलपमेंट को स्पीड दी। इस तरह इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं था, बल्कि बैलेंस्ड और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना था। अब हम ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं, जो 1950 से 1990 के बीच इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। इस पीरियड में इंडिया ने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का सिंपल मतलब ये होता है, जो चीज़ें हम फॉरेन कंट्रीज से इम्पोर्ट करते हैं उन्हें देश के अंदर ही प्रोड्यूस करना। गवर्नमेंट का मानना ये था कि अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हम फॉरेन कंट्रीज पे कम डिपेंड रहेंगे और अपनी इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। इसी वजह से पॉलिसी का मेन फोकस था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। गवर्नमेंट ने फॉरेन गुड्स पर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज और टैरिफ लगा दिए। इससे इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो गए और इंडियन प्रोडक्ट्स को मार्केट में एडवांटेज मिला। ये पॉलिसी एक इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी थी, जिसमें फॉरेन ट्रेड को लिमिटेड रखा गया और इंटरनल मार्केट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। कंपटीशन कम था, लेकिन नए इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का टाइम और प्रोटेक्शन मिला। ओवरऑल इस ट्रेड स्ट्रेटजी का एम था सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता अचीव करना, चाहे शॉर्ट रन में एफिशिएंसी और क्वालिटी पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज ही क्यों ना करना पड़े। 1950 से 1990 के बीच इंडिया ने प्लान्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी। इस स्ट्रेटजी का मेन आइडिया था कि इकोनॉमी को गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा जाए और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। इस पीरियड में पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। स्टील, कोल, पावर, रेलवेज जैसे की सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर थे, क्योंकि माना जाता था कि प्राइवेट सेक्टर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल नहीं कर पाएगा। ग्रोथ स्ट्रेटजी का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर था हैवी इंडस्ट्री फोकस। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जैसे मशीनरी, आयरन, स्टील को प्रायोरिटी दी गई ताकि फ्यूचर में इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। साथ ही इकोनॉमी प्लान्ड इकोनॉमी थी, जिसमें 5 ईयर प्लान्स के थ्रू टारगेट सेट किए जाते थे, क्या प्रोड्यूस होगा, कितना इन्वेस्ट होगा और कौन से सेक्टर को प्रायोरिटी मिलेगी। अगर प्रॉज की बात करें तो इस स्ट्रेटजी से इंडिया को सेल्फ रिलायंस मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डैम, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट डेवलप हुए और इकोनॉमी की बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग हुई। लेकिन कॉन्स भी थे। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। पब्लिक सेक्टर में इनएफिशिएंसी, लॉसेस और रेड टेपिज्म कॉमन थे। इसका रिजल्ट ये निकला कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम तक बना रहा। अब अगर 1950 से 1990 तक की पूरी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को इवेल्युएट करें तो हमें एक मिक्स्ड पिक्चर नजर आती है। इस पीरियड की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि इंडिया ने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस क्रिएट कर दिया था। हैवी इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर, ट्रांसपोर्ट और इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुए। इस वजह से इंडिया एक डिपेंडेंट इकोनॉमी से निकलकर काफ़ी हद तक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बन पाया था। लेकिन साथ ही साथ कई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पाई, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी और इनएफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर में लगातार बनी रही। ओवर रेगुलेशन, लाइसेंस राज और लैक ऑफ कंपटीशन ने ग्रोथ को लिमिट कर दिया। इसी वजह से 1980s के एंड तक ये क्लियर हो गया कि पुरानी पॉलिसीज इकोनॉमी की नीड्स के हिसाब से काम नहीं कर रही हैं। इस सिचुएशन ने एक स्ट्रॉन्ग नीड फॉर रिफॉर्म्स क्रिएट की। फाइनली इसी इवैल्यूएशन का रिजल्ट था 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जहां इंडिया ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रास्ते को अडॉप्ट किया ताकि इकोनॉमी को फास्ट ग्रोथ, एफिशिएंसी और ग्लोबल इंटीग्रेशन की तरफ ले जाया जा सके। अभी तक हमने क्या पढ़ा
कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट किया, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को साथ लेकर चलने की स्ट्रेटजी बनाई गई। इसका एम था बैलेंस्ड डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर। डेवलपमेंट को प्लान्ड तरीके से अचीव करने के लिए 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए। इन प्लान्स के थ्रू गवर्नमेंट ने क्लियर टारगेट सेट किए, जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। इससे फूड ग्रेन प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हुआ और इंडिया फूड सेल्फ सफिशिएंट बना, लेकिन साथ ही रीजनल इम्बैलेंसेस और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 एक माइलस्टोन थी। इस पॉलिसी ने पब्लिक सेक्टर को हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज का चार्ज दिया, जबकि प्राइवेट सेक्टर को कंज्यूमर गुड्स के लिए एनकरेज किया गया। फॉरेन ट्रेड में इंडिया ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी फॉलो की, यानी जो चीज़ें पहले इंपॉर्टेंट होती थी उन्हें देश के अंदर प्रोड्यूस करना। इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिली, लेकिन कंपटीशन कम होने की वजह से एफिशिएंसी पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। ओवरऑल 1950 से 1990 की ग्रोथ स्ट्रेटजी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स थे, जैसे सेल्फ रिलायंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन कॉन्स भी थे, जैसे स्लो ग्रोथ, इनएफिशिएंसी और पॉवर्टी। इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से आगे चलकर 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नीड महसूस हुई। अब ये कुछ टॉपिक हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, मिक्स्ड इकोनॉमी का मीनिंग समझिए। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ काम करते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर के अंडर आए, जबकि कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर ने हैंडल किए। एम था ग्रोथ के साथ सोशल वेलफेयर एंश्योर करना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव था रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी कम करना, सेल्फ रिलायंस अचीव करना और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। साथ ही रीजनल इनइक्वालिटीज कम करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी प्लानिंग के इंपॉर्टेंट गोल्स थे। अब आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन गेन्स और लिमिट्स पर। गेन्स में सबसे इंपॉर्टेंट था फूड गेन प्रोडक्शन का इंक्रीज, स्पेशली वीट और राइस में इंडिया फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ा। लेकिन लिमिट्स भी थी। रीजनल इम्बैलेंस, सिर्फ कुछ स्टेट्स को ज़्यादा बेनिफिट मिला और एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हुई। नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इस स्ट्रेटजी का मतलब था इंपोर्ट्स कम करना और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करना। इसके लिए हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई गई और फॉरेन गुड्स पर रेस्ट्रिक्शंस थी। एम था फॉरेन डिपेंडेंस कम करना और सेल्फ रिलायंस बढ़ाना। फाइनली, इवैल्यूएशन ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी। इस ग्रोथ स्ट्रेटजी ने इंडिया को स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल बेस दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और इकोनॉमी स्टेबल हुई, लेकिन ग्रोथ रेट स्लो रही, इनएफिशिएंसी बढ़ी और पॉवर्टी कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई। इसी वजह से 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नीड पड़ी। एग्जाम में अगर ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप 5 to 6 मार्क्स का आंसर इजीली फ्रेम कर सकते हो। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं क्वेश्चन से 3, 4, 5 और 6 मार्क्स के आंसर बन जाते हैं। एग्जाम के लिए ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आप हेडिंग्स और पॉइंट्स में लिखते हो तो फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको ये वन शॉट रिविजन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही बोर्ड फोकस्ड कंटेंट मिस ना हो। Thank you.